हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। यह हमारा दूसरा क्लास होगा, क्लास 2 होगा, क्योंकि पहला क्लास हो चुका है जिसका वीडियो आप लोग देख चुके हैं। ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं कि ये हमारा क्लास 2 है। फर्स्ट क्लास ऑलरेडी बना चुके हैं, वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। तो ध्यान दें, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको सबसे पहले क्लास 1 का वीडियो देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी बातें हो रही हैं सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब तक चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखिएगा, चैप्टर 2 का वीडियो पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो आगे बढ़ने से कुछ बात और कर लें। बहुत सारे बच्चों को पढ़ने में परेशानी होती होगी कि सर यूट्यूब से हमको ऑनलाइन पढ़ना है तो पहले क्या किया जाए, पहले लिखा जाए, नोट्स बनाया जाए कि पहले बातों को समझा जाए। बहुत सारे बच्चों को परेशानी हो रही है, बहुत बच्चों ने कॉल भी किया था। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखना है। क्लियर है? बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिए। जब पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा कंटेंट हमको लिखना है। और जहां पर लिखने वाला बात आएगा मैं खुद बोलूंगा कि इसको आप लोग लिखें, तब आप अपना कॉपी बनाएंगे, एक अलग से कॉपी बनाइएगा जिस पर ये सारा कंटेंट लिखेंगे। एक चीज और, बहुत सारे बच्चों का ये भी प्रश्न है कि सर क्लास में जो पढ़ाई हो रहा था वो कब होगा। तो ध्यान देंगे, अभी लॉकडाउन का समय है, कब तक क्लास बंद रहेगा ये कोई नहीं जानता है। तो जहां तक क्लास में पढ़ाई हुआ था, जब क्लास खुलेगा तो वहां से स्टार्ट किया जाएगा। अभी हम शुरू से इसको देख रहे हैं। तो आपका काम ये होगा कि आप घर पर बैठकर आप ऑनलाइन स्टडी करें। जैसे जैसे चैप्टर वाइज वीडियो जा रहा है आप उसको ध्यान से सुने, पढ़ें और उसका नोट्स बनाएं, ताकि जब किसी भी समय जब लॉकडाउन खुलेगा, जब ये चैप्टर्स आपके सामने दोबारा आएगा तो आपको किसी भी प्रकार का इसमें संदेह नहीं मिलेगा और आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो आपका काम क्या है, सही तरीके से वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना और उसके बाद सही तरीके से अपना नोट्स बनाना। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगले वीडियो में हमने आवेश के बारे में बताया था। क्लियर है? सबसे पहले तो हमने विद्युत स्थैतिकी को परिभाषित किया था और विद्युत स्थैतिकी को परिभाषित करने के पश्चात हमने आवेश के बारे में बात किया था। तो विद्युत स्थैतिकी क्या है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम दिया गया था। विद्युत स्थैतिकी आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मालूम चलेगा। तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, विद्युत स्थैतिकी, ये विद्युत और स्थैतिकी। तो ध्यान देंगे, इसको हमने बताया था कि इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, चार्ज, और स्टैटिक मतलब रेस्ट। मतलब इस यूनिट में हम लोग ऐसे आवेश के बारे में पढ़ने वाले हैं जो विराम की अवस्था में हो, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इज इन रेस्ट, या इसको चार्ज भी बोल सकते हैं। तो ये सारा चीज पढ़ाई हो चुका है। सबसे ज्यादा डाउट बच्चों को एक टर्म पे रहता है जिसका नाम है आवेश। एक बार फिर से आवेश आपको बताता हूँ कि इसी के प्रॉपर्टी के बारे में आज चर्चा होगा, तो ध्यान से समझिएगा। अभी लिखना कुछ नहीं है, जब लिखना होगा मैं आपको बोलूंगा। तो आवेश क्या है, व्हाट इज चार्ज। तो बहुत आदमी के दिमाग में, बहुत बच्चों के दिमाग में है कि सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को आवेश कहते हैं। क्लियर है? तो ध्यान देंगे, आवेश क्या है इसको समझिए आप। आवेश किसी पदार्थ का एक गुण है, ये कण नहीं है। क्लियर है? आवेश किसी पदार्थ का एक गुण होता है और उसी गुण के द्वारा उस पिंड में उपस्थित आवेशित कण किसी दूसरे पिंड पर बल आरोपित करता है। जैसे हम समझते हैं कि सर कोई भी पदार्थ जो है वो तत्वों से बना है, तत्व अणुओं से बना है, अणु परमाणुओं से बना है और परमाणु हमारे मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। क्लियर है? अगर मेरे पास ये कलम है तो इस कलम का मूल कण क्या होगा, यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। क्लियर है? तो आपने देखा होगा कि अगर दो पिंडों को रगड़ दिया जाए तो इनमें आवेश आ जाता है।
तो आवेश है क्या, बहुत आदमी के दिमाग में है कि इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आवेश आवेशित कण का एक गुण होता है। मान लीजिए कि मेरे पास अगर कोई पदार्थ है तो उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसे मूल कण भी कहा जाता है। और इन मूल कणों के पास एक किसी पिंड को आकर्षित करने की या प्रतिकर्षित करने की क्षमता होती है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी पिंड को या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। तो किसी आवेश द्वारा किसी दूसरे पिंड के आवेश को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की जो क्षमता होता है, जो गुण होता है, उसी गुण को हम लोग आवेश कहते हैं। क्लियर है? तो आवेश क्या है? तो आवेश किसी पदार्थ का एक गुण है। उस गुण के कारण उस पिंड द्वारा किसी दूसरे पिंड पर बल आरोपित किया जाता है। क्लियर है? तो याद रहेगा कि आवेश गुण है किसका? तो आवेशित कण का, आवेशित कण का। और ये आवेशित कण कौन है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है। अब आप लोग समझ गए होंगे आवेश के बारे में कि आवेश क्या है। तो आवेश किसी आवेशित कण का एक गुण है जिसके द्वारा ये आवेशित कण किसी दूसरे पिंड के कणों पर बल आरोपित करते हैं, जिसे विद्युतीय बल कहा जाता है। ओके, चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे आवेश के मात्रक के बारे में। नोट 1 हो चुका है, अगले वीडियो में आपने नोट 1 देखा है। यहां से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले नोट 2 में बात करते हैं कि सर आवेश के बारे में जो फॉर्मूला हमने लिखा था वो कहां से आया, ध्यान देंगे। तो एक फॉर्मूला होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा होता है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश बटा समय। और इसी से हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। इसी से एसआई यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला भी समझ में गया, जो कि प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ अनदर यूनिट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अनदर यूनिट भी हमने कल बताया था, समझते हैं। तो आपने बोला कि सर विद्युत आवेश, विद्युत धारा इक्वल टू विद्युत आवेश बाई टाइम, ये क्या होता है? तो आप करंट, विद्युत धारा किसको कहते हैं? तो किसी पिंड के इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेशों की संख्या को विद्युत धारा कहा जाता है। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, आप जानते हैं, जिसको ए से सूचित किया जाता है। क्लियर है? तो समझिए पहले इसको। मानिए कि मेरे पास एक तार है, वायर है, और आपने बोला कि इस वायर से 1 एम्पियर का करंट प्रवाहित होता है। तो 1 एम्पियर का करंट का अर्थ क्या होता है कि जब इस तार से प्रति सेकंड 1 सेकंड में अगर 1 कूलम्ब आवेश इससे गुजरता है, तो इस जगह पर जो विद्युत धारा का तीव्रता होता है उसको हम लोग 1 एम्पियर बोलते हैं। क्लियर है? तो अब सवाल ये है कि सर 1 कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होता होगा? तो ये सारा चीज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और 1 बाय 1 सबको डिसाइड करेंगे। तो यहां से देखेंगे हम लोग लिख सकते हैं कि विद्युत आवेश, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर विद्युत धारा गुणे समय। क्लियर है? आवेश को कैसे सूचित करते हैं आप कल पढ़ चुके हैं। Q से, विद्युत धारा को I से, और समय को T से। ये हो गया हमारा Q इक्वल टू IT। अब थोड़ा मात्रक पे बात कर लेंगे। सर इसका मात्रक कौन कौन सा है? तो मात्रक पे बात हुआ था कि एसआई मात्रक, सबसे पहले एसआई मात्रक पे बात करते हैं। तो एसआई मात्रक आपने बोला था कि कूलम्ब होता है,
और कूलम्ब किसके बराबर होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड। एम्पियर इनटू सेकंड को कूलम्ब कहते हैं। बेहतर है। इसके बाद आपने बताया था कि सर इसका एक सीजीएस मात्रक होता है। ये सारा हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। जब भी आप आगे बढ़ें तो पहले वाला जो पढ़ाई हो चुका है उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ें। सीजीएस मात्रक क्या है? तो सीजीएस मात्रक आपने बताया था कि ESU होता है या स्टैट कूलम्ब होता है। क्लियर है? ये याद रखेंगे। आज हम लोग कुछ और मात्रक के बारे में बात करने वाले हैं। और मात्रक कौन कौन सा है तो ध्यान देंगे। और मात्रक में बात करेंगे कि इसको लिखते हैं अन्य मात्रक, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहां ध्यान देंगे, इसका तो अपने कूलम्ब बोले एम्पियर सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। क्या टाइम का मात्रक सेकेंड की जगह मिनट ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो आपने बोला है ना, हिंदी में लिखते हैं एम्पियर इनटू मिनट। क्लियर है? क्या विद्युत धारा की जगह है एम्पियर और समय का मात्रक घंटा ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो याद रखेंगे कि एम्पियर मिनट और एम्पियर घंटा दोनों ही विद्युत आवेश का ही एक मात्रक होता है। याद रहेगा। सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि एम्पियर आवर, इसको घंटा भी कहा जाता है, एम्पियर आवर मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है किसका? तो याद रखेंगे विद्युत आवेश का। क्लियर है? अब आप इसको लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे नोट नंबर 3 लेते हैं। नोट 3, अगर आपको दिया जाए माइक्रो कूलम्ब, उसके बाद नैनो कूलम्ब, पिको कूलम्ब, मिली कूलम्ब, कूलम्ब या कूलम्ब लिख सकते हैं। इसको डिनोट करते हैं म्यू सी, इसको एन सी, इसको पी सी और ये एम सी। तो अब ध्यान देंगे हमारा ऐसा ही मात्रक कूलम्ब है, माइक्रो कूलम्ब, पिको और नैनो नहीं है। तो बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाते समय हमको ये सारा रिप्लेस करना होता है। ठीक है? तो कैसे रिप्लेस करेंगे इसके बारे में बात किया जाए तो ध्यान देंगे, अगर माइक्रो हटाना हो तो माइक्रो के बारे में आप जानते हैं कि 10⁻⁻6 से हटाते हैं। नैनो कैसे हटाएंगे? तो 10⁻⁻9 से हटाएंगे। पिको कैसे हटाएंगे? तो 10⁻12 कूलम्ब एंड मिली 10⁻³ कूलम्ब। तो इस प्रकार से माइक्रो, नैनो, पिको और मिली को हटाया जा सकता है। इसको नोट नंबर 3 में आप लिख लीजिए। अब आगे नोट नंबर 4 में है आवेश का किसी पिंड पर गणना निम्न सूत्र द्वारा किया जाता है। और ये सूत्र कौन सा है? तो Q = ±ME, जहां
Q क्या है, तो टोटल चार्ज, कुल आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है, यहाँ पर माइनस लिख सकते हैं। तो देखिए ये माइनस और प्लस क्यों आया है, ध्यान देंगे। ये प्लस अगर निकालना हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताएगा, जब माइनस लेना हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता। माइनस लेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए और प्लस लेंगे प्रोटॉन के लिए। नंबर इलेक्ट्रॉन का नंबर हुए प्रोटॉन का, वो प्लस माइनस में नहीं होता है, तो नंबर जब भी रहेगा तो ऑलवेज पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन चार्ज के नेचर के लिए है, माइनस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बताएंगे, प्लस रहेगा तो प्रोटॉन। क्लियर है, तो आप इसको लिख लेंगे। ऊपर आपने लिख लिया होगा, अब देखा जाए आगे। कोई पिंड दिया गया और इस पिंड पर बोला गया कि 1 कूलम का आवेश है। कोई पिंड A है और इस पिंड पर 1 कूलम आवेश है। आपको बताना है कि इस पिंड पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। क्लियर है, तो यहां लिख सकते हैं कि सर दिए गए पिंड पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हमको निकालना है। तो अभी आपने फॉर्मूला लिखा कि सर Q इक्वल टू प्लस माइनस N। इस पूरे पिंड पर कितना आवेश है, 1 कूलम। तो आवेश को कैसे सूचित करते हैं, कैपिटल Q से, ये 1 कूलम हो गया। इलेक्ट्रॉन के पास कितना आवेश होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और निकालना क्या है, तो इससे 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। आपने बोला कि मेरे इस पिंड पर 1 कूलम का आवेश है, तो 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, ये हमको देखना है। तो आप बोल सकते हैं कि सर Q इक्वल टू Ne, प्लस माइनस साइन कन्वेंशन डिसाइड करता है। माइनस ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, माइनस ले लिया जाए। तो यहाँ अगर n बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज माइनस n, तो n इक्वल टू क्या होगा, Q बाई E होगा। आवेश कितना है, तो आवेश आप देख सकते हैं 1 कूलम का है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व किया जाए तो माइनस ऊपर भेजिए और 1/6 और ये 10⁻⁻19 को ऊपर भेजिए, ये होगा 10⁻⁹ प्लस में। तो n इक्वल टू माइनस, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो डेसिमल हटेगा तो ऊपर 10 जाएगा और नीचे 16 और 10⁻⁹। आपको क्या करना है, 10 में 16 से डिवाइड करना है, तो ये आएगा 0.625 और 10⁻⁹। क्लियर है, तो हमने पहले भी बताया था कि संख्या निगेटिव नहीं लेंगे, संख्या पॉजिटिव लेंगे। तो n इक्वल टू देखिए इसका डेसिमल हटा रहे हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं 0.625 इंटू 10⁻⁹। लेकिन आपके बुक में कैसे मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। डेसिमल हटाएंगे, 1 डेसिमल, तो ये हो जाएगा, देखिए डेसिमल हटा तो 1 2 3 डिजिट है, तो 3 0 नीचे और ऊपर 10⁻⁹। अब यहाँ करना क्या है कि 1 0 से इसका 1 0 कैंसिल कर देना है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, तो 2 0 बचा हुआ है, तो 2 डिजिट पर ये होगा 6.25 इंटू 10⁻, यहाँ 19 0 था, 1 0 से कट गया है, तो 10⁻18। क्लियर है,
आपके बुक में इतना ही दिखाई देगा। किसी का इच्छा होगा कि नहीं सर 19 से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे, ऊपर 17 होगा, 625 इंटू 10 टू द पावर 70, उतना भी हो सकता है, लेकिन आपके किताब में जो वैल्यू मिलेगा यही वैल्यू मिलेगा। क्लियर है? तो ये हमने समझा। तो हमको ये मालूम चल गया कि सर अगर कहा जाए कि किसी पिंड पर 1 कूलम्ब का आवेश है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि उस पिंड पर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रॉनों का संख्या हो गया कि 1 कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। अगर कोई बोल दे कि किसी पिंड पर 2 कूलम्ब का आवेश है, तो क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 कूलम्ब का आवेश है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको लिख लीजिए आप। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे आप बनाकर बताएंगे। चलिए आप ये बताएं, अगर पिंड पर 2 कूलम्ब का आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों का संख्या कितना होगा। अगर किसी पिंड पर 2 कूलम्ब का आवेश है, इलेक्ट्रॉनों का संख्या कितना होगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, इस तरीके से लिखेंगे कि 2 कूलम्ब आवेश जो होगा कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आपने बोला कि सर 1 कूलम्ब में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो 2 कूलम्ब अगर पूछा तो क्या करना है, 2 कूलम्ब के लिए क्या करेंगे, 1 कूलम्ब में इतना, तो 2 कूलम्ब में क्या लिख सकते हैं, तो सर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 कूलम्ब। क्लियर है? तो 2 और 1 कूलम्ब किसके बराबर है, कूलम्ब किसके बराबर है, 1 नहीं लिखा जाता है, 1 ऑलरेडी सबके आगे रहता है। तो कूलम्ब बराबर है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 टू 50, 6 टू 12, मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो 12.50 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो 2 कूलम्ब में इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। 3 कूलम्ब पूछे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना में, 6.25 में। 4 कूलम्ब में पूछे तो 4 में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो जितना पूछे, अगर आपसे पूछ दिया कि 5 कूलम्ब में आवेशों का संख्या बताइए, तो 5 और कूलम्ब किसके बराबर है, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि 1 कूलम्ब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो याद रखना है कि 1 कूलम्ब में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चलो लिख लीजिए इसको बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नोट नंबर 5 में समझते हैं। नोट 5 तो ध्यान देंगे, यहाँ पर हम लोग आवेश के बारे में समझने वाले हैं कि सर आवेश उत्पन्न कैसे होता है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में भी हमने पढ़ा है कि आवेश जो होता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसका एक पिंड से दूसरे पिंड पर स्थानांतरण होता है। क्लियर? तो इसको समझते हैं कि सर कैसे स्थानांतरण करेंगे, प्लस कितना होगा, माइनस कितना होगा, सारा जो आवेश से संबंधित पद है उसके बारे में समझेंगे। तो हमने बोला कि कोई भी पदार्थ जो होता है ये तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसको एलिमेंट कहते हैं। तत्व जो होते हैं अणु से मिलकर बनते हैं, अणु जो होते हैं परमाणु से मिलकर बनते हैं, और परमाणु जो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, जिसको क्या नाम दिया जाता है,
जिसको मूल कण कहा जाता है, फंडामेंटल पार्टिकल। तो अब देखिए आपका ये पदार्थ, इसका मूल कण क्या है? तो इसका मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन उदासीन होता है। आवेश किसके पास रहता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास। तो आपने ये बोला कि सर आवेश किसी पिंड, किसी कण के पास पाया जाने वाला वह गुण है जिसके कारण वह किसी दूसरे पिंड के आवेश को या तो आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। तो ये स्पष्ट हो गया होगा कि आवेश क्या है? तो किसी पिंड का एक गुण होता है, क्लियर है? और वह गुण किसका है? तो आवेशित कण का गुण है। याद रखेंगे कि ये आवेशित कण है और इन आवेशित कणों के पास एक गुण होता है जिसके कारण यह किसी भी आवेशित कण को आकर्षित कर सकते हैं और प्रतिकर्षित करते हैं। और यह आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करने की जो इसकी गुण है, इसका यह जो गुण है आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का जो यह गुण है, इसी गुण को आवेश कहा जाता है एवं इस घटना को आकर्षण एवं प्रतिकर्षण कहा जाता है। क्लियर है? तो स्पष्ट है कि आवेश क्या है? तो सर आवेश किसी पदार्थ के आवेशित कण का एक गुण होता है जिसके कारण वह किसी दूसरे पदार्थ के आवेशित कण पर बल आरोपित करता है। क्लियर है? तो अब समझते हैं कि सर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। थोड़ा एटॉमिक मॉडल में बात करते हैं। आप पढ़े होंगे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो आप जानते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में परिभ्रमण करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक नाभिक लिया और इस नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को रखा गया और इसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ परिभ्रमण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। अब किसी ने बोला कि सर जितना मन उतना इलेक्ट्रॉन रख दीजिएगा। नहीं, सभी कक्षाओं के लिए एक निश्चित मात्रा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। आप पढ़े भी होंगे कि किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 2n² से हम लोग निर्धारित करते हैं। n क्या है? कक्षा की संख्या। कि अगर पहला कक्षा में पूछा जाएगा तो n का वैल्यू 1, दूसरा कक्षा में पूछा जाएगा तो n का वैल्यू 2, तीसरा में पूछा जाएगा तो n का वैल्यू 3। इस तरीके से आप जानते हैं और इसी अनुसार आपने निकाला है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, p में 6 रहते हैं, d में 10 रहते हैं, f में 14 रहते हैं। इस तरीके से आप ये सारा चीज जानते होंगे। हमारा सवाल क्या है कि सर अगर मेरे पास कोई एक पिंड है, कहीं से एक पिंड लाया गया और पूछा गया कि ये बताइए इस पर कितना आवेश है, या यह पिंड आवेशित है या अनावेशित है। तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि हमारे चारों तरफ पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ अपने आप में आवेशहीन होता है। आवेशहीन का अर्थ ये नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं है। आवेशहीन का अर्थ होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। स्पष्ट है? तो अगर कहा जाए और ये पिंड कैसा होना चाहिए? आइसोलेट होना चाहिए, अलग थलग होना चाहिए, किसी के संपर्क में नहीं आना चाहिए, किसी के साथ घर्षण में नहीं आना चाहिए। तो कहीं से हमने एक पेन उठाया और आपसे पूछा यह पिंड आवेशित है कि अनावेशित है, तो आपका उत्तर होगा कि अनावेशित है। कारण क्या है? तो आपने बोला कि सर इस पिंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है और इस स्थिति में यह पिंड उदासीन है। तो इस पिंड को आवेशित करने के लिए क्या करते हैं? इस पिंड को आवेशित करने का 3 विधि है। या तो घर्षण कीजिए, या तो चालन कीजिए, या प्रेरण कीजिए। 3 मेथड से हम लोग इसको आवेशित करते हैं, जो कि आगे पढ़ना है। सबसे साधारण और सबसे सरल मेथड क्या है? तो दो पिंड को एक साथ घर्षण किया जाए और उन दोनों पर आवेश उत्पन्न होता है। तो आवेश उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो आवेश उत्पन्न होने का कारण यह है कि अगर इन दोनों पिंडों को आपस में रगड़ा गया तो या तो ये पिंड इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा
या यह पिंड दूसरे पिंड से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तब पिंड आवेशित होता है। इसी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि सर सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं में, क्लियर है, इलेक्ट्रॉन क्यों भाग लेता है, और वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन? तो बाह्यतम कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन, जिसको संयोजी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इसका बहुत बड़ा रीजन है। इसका रीजन यह है कि आपका जो नाभिक होता है इन सारे इलेक्ट्रॉनों से काफी स्टेबल होता है, स्थायी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो पार्टिकल हैं। प्रोटॉन पे आवेश होता है धनात्मक और ये आवेशहीन है, और इन दोनों का जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना अधिक होता है। इसलिए यह नाभिक अपने आप में स्थायी होता है, इसको बाहर निकालना मुश्किल है। क्लियर है? और इस अस्थायी नाभिक के नजदीक में जो भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं वह मजबूत पकड़ से बंधे हुए रहते हैं नाभिक के साथ। क्लियर है? तो हम कौन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं? जो इससे दूर हो, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इससे दूर रहेगा उस पर नाभिक कम बल लगाएगा और हमको बाहर निकालने में कम ऊर्जा का खर्च करना पड़ेगा। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को ही, बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को हम निकालते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब सवाल ये है कि सर एक पिंड से दूसरे पिंड पर जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है वह कौन सा इलेक्ट्रॉन है? तो वह संयोजी इलेक्ट्रॉन है। इसको हम लोग चालन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, गतिशील इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्लियर है? तो ये डायग्राम बना लीजिए, ये दोनों डायग्राम, इसके बाद हम आगे चर्चा कर रहे हैं। चलिए आप डायग्राम बना चुके होंगे, आगे समझते हैं। तो नोट नंबर 5 में हम लोग बात कर रहे हैं। नोट 5 में ये बातें हो रही हैं। चलिए समझते हैं आगे कि सर अगर कोई तत्व लिया जाए, कोई एलिमेंट लिया जाए, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, एटॉमिक मास 16। क्लियर है? अब इसमें बताइए कि ऑक्सीजन में कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन है जो किसी दूसरे पिंड पर स्थानांतरित हो सके। तो सबसे पहले तो इसका विद्युतीय विन्यास लिखना होगा, जो कि आप पढ़ चुके होंगे। तो इसका विद्युतीय विन्यास है 1s2 1s2 2s2 3p4। देख लीजिए 2 2 4 4 8, ये 8 से अधिक नहीं होना चाहिए। 1s2 2s2, सॉरी यहाँ 3 हमने लिख दिया है, 2p4। क्लियर है? तो आपसे पूछा गया कि बताइए ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन है? संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान देंगे ये 2 का ही p है और ये 2 का ही s है। कोई कोई बच्चा बोलता है कि सर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो गलत हो जाएगा। अगर ये 3p रहता तब हम एक साथ काउंट नहीं करते, लेकिन ये 2 का ही s है और ये 2 का ही p है। ठीक है? तो हमको दोनों को काउंट करना होगा। ये ध्यान देंगे, आप पढ़े होंगे ऑर्बिट ऑर्बिटल के बारे में। तो कक्षा होता है, उसका उप कक्षा होता है। तो ये कक्षा है जिसका 2 उप कक्षा है, एक s है एक p है। तो यहाँ 4 और 2 6। तो आप बोलेंगे कि सर ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की जगह पर क्या इसको चालन इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्या इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्लियर है? अब एक टर्म और यहाँ पर बात कर लिया जाए संयोजकता के बारे में। सर ये संयोजकता क्या होता है? तो ध्यान देंगे, कोई भी एलिमेंट अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए, क्लियर है, जितने इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करता है, प्राप्त करता है, वही उसका संयोजकता होता है। जैसे आपने बोला कि सर ऑक्सीजन के पास 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र है।
तो अगर इन 6 इलेक्ट्रॉनों को 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिया जाए तो यह अपना स्टक कंप्लीट कर लेंगे और स्टक कंप्लीट करने के पश्चात किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेंगे। तो ये बताइए कि ऑक्सीजन डोनर है कि एक्सेप्टर? 6 है, ये 2 देगा कि लेगा? तो ऑब्वियसली है कि इसके पास ज्यादा एलिमेंट है, क्लियर है, तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा और जो लेने वाला होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है, याद रखेंगे। इसके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन याद रखेंगे कि जो एक्सेप्टर होता है, प्राप्त करने वाला एलिमेंट होता है, जिसको अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लियर है, तो उसके लिए माइनस यूज करेंगे और जो एलिमेंट डोनेट करता है उसके लिए यहाँ पर प्लस यूज करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन 17 और यहाँ 35, क्या लिखा जाए? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, जोड़िए तो 2 2 4 6 10 2 5 और ये 17 2 2 4 और 6 10 12 5 7, ठीक। अब यहाँ पर पूछा गया कि संयोजी इलेक्ट्रॉन बताइए, तो ध्यान देंगे यहाँ पर शेल फ्री है और सब सेल एस और पी है, कक्षा और उपकक्षा। तो आपने बोला कि सर संयोजी इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये चालन इलेक्ट्रॉन जितना कहिए सब कितना है? 5 2 7 है। मतलब क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो गतिशील होते हैं, वो संयोजी कक्षा में रहते हैं, कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इनको हम बाहर से देखिए डायग्राम में, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। अब आपसे पूछा गया कि क्लोरीन का संयोजकता कितना है, तो ये बताइए कि अगर आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और अस्टर कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा? किसी दूसरे एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो ये भी एक्सेप्टर है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका संयोजकता कितना हो गया? -1। तो संयोजकता क्या है? तो कोई भी एलिमेंट अपना अस्टर कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन रिसीव करे या डोनेट करे वही उसका संयोजकता होता है। और प्लस माइनस इस पे डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, क्लियर है। ये तो आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में, सबका तो मालूम हो जाएगा कौन डोनर है कौन एक्सेप्टर, आप इसको लिख लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं नोट नंबर 6 में। ये बताया जाए कि अगर ये ऑक्सीजन है, कोई भी ले सकते हैं, नाइट्रोजन ले सकते हैं, ऑक्सीजन कुछ भी ले सकते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, क्लियर है। तो नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का कितना होता है बताया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं नोट नंबर 6 में। नोट 6, अगर आपने ऑक्सीजन लिया है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 8 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। आपसे पूछा गया कि इस ऑक्सीजन पर परमाणु संख्या कितना है, तो आपने बोला कि सर परमाणु संख्या को हम लोग कैसे सूचित करते हैं? जेड से, और ये किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, क्लियर है। और इसके बाद अगर पूछा जाए कि परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान को लिख देते हैं, द्रव्यमान इसको ए से सूचित करते हैं। और ध्यान देंगे ये नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो संख्या है यही परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, क्लियर है। तो आपने बोला कि परमाणु द्रव्यमान ये 16 है और इसमें कौन कौन है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इसका अर्थ ये है कि प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों का जो संयुक्त द्रव्यमान होगा उसको परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉनों का संख्या बताइए, कि न्यूट्रॉनों का संख्या कैसे निकालेंगे, तो आपने बोला कि सर अभी तो हमने पढ़ा था न्यूट्रॉनों का संख्या ये है, अगर n निकालने के लिए कहे तो न्यूट्रॉनों का संख्या n बराबर
ए माइनस पी या ए माइनस ई, क्योंकि दोनों बराबर होता है। तो ए क्या है, तो ए है परमाणु द्रव्यमान माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या। क्लियर है? या आप इसको जेड के टर्म में ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं, यहाँ जेड कर देते हैं। जेड मतलब परमाणु संख्या। क्लियर है? या आप लिख भी सकते हैं, बेहतर है अगर लिख दिया जाए परमाणु संख्या। जब परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या हटाएंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। अब ये बताइए कि इस ऑक्सीजन के पास पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आपने बोला कि सर ऑक्सीजन का अभी हमने लिखा कि 8 होता है एटॉमिक नंबर और 16 होता है एटॉमिक मास। इस पर इलेक्ट्रॉनों का संख्या कितना है, तो 8 है। प्रोटॉनों का संख्या कितना है, तो 8 है। न्यूट्रॉनों का संख्या कितना है, तो आपने बोला कि सर न्यूट्रॉनों का संख्या निकालने का इतना फार्मूला है, तो कुछ भी कर दीजिए। ए मतलब क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान कितना है, 16। तो 16 माइनस 8 बराबर 8, तो n इक्वल टू 8। क्लियर है? आप जोड़कर देख लेंगे कि p और n जो है a के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो c कितना है, 8 प्लस 8 इक्वल टू a और a इक्वल टू कितना आ गया, 16। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो संयुक्त संख्या होता है परमाणु द्रव्यमान है। परमाणु संख्या क्या है, तो या तो इलेक्ट्रॉनों का संख्या या तो प्रोटॉनों का संख्या परमाणु संख्या होता है। परमाणु संख्या को जेड से और परमाणु द्रव्यमान को ए से सूचित किया जाता है। लिख लेंगे इसको। चलिए, जिनका बन गया होगा आप क्या करेंगे कि क्लोरीन 17 और 35, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन का संख्या, प्रोटॉन का संख्या, न्यूट्रॉन का संख्या निकाल कर बताइए। हो गया, इसको हटाया जाए। तो आपने बोला इसको हटा देते हैं, फॉर्मूला याद रखेंगे। तो आपने बोला कि सर ये परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या कितना है, 17, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। और इसमें 2 पार्टिकल है, कौन है, प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। तो ये तो मालूम है कि इस 35 में 17 हमारा प्रोटॉन होगा। क्लियर है? क्योंकि ये जो परमाणु द्रव्यमान होता है इसमें 2 आदमी रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये हम जानते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन कितना है, 17। इसका अर्थ ये है कि इस 35 में से 17 आप पहले निकाल दीजिए कि प्रोटॉन है। तो जब प्रोटॉन 17 हो गया तो न्यूट्रॉन कितना होगा। तो जाहिर सी बात है कि सर यहाँ पर हम लोग 35 में से 17 को माइनस कर देंगे, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। क्लियर है? तो याद ये रखना है, ये जो परमाणु द्रव्यमान होता है इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों का संख्या होता है। प्रोटॉन का संख्या किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, और बाकी जो रेस्ट बचेगा वो न्यूट्रॉन का संख्या। ओके, तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे कि सारे एलिमेंट का 1 to 20 जितने एलिमेंट होंगे सारे का प्रैक्टिस कीजिएगा निकाल कर। या आपका होमवर्क में हो गया कि एटॉमिक नंबर 1 to 20 जो भी एलिमेंट है उन सबका आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये नोट 6 में था, आप लिख लेंगे इसको। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नोट 7 का। ओके, चलिए तो नोट 7 पर बात करते हैं। यदि मेरे पास 2 पिंड हैं और दोनों अलग अलग है, एक का नाम A एक का नाम B लिया जाए। A के पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 10 प्रोटॉन हैं।
इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। ध्यान देंगे प्रोटॉन को हम लोग प्लस ई से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को माइनस ई से। अगर यहाँ पर ये चीज लेंगे तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये आगे यूज किया जाएगा। यहाँ समझने के लिए हमने प्रोटॉन को पी से लिखा है, याद रखेंगे प्रोटॉन प्लस ई से लिखा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि अभी ये दोनों पिंड अलग अलग है तो बताइए कि ये आवेशित है कि अनावेशित है, तो आप तुरंत बोलेंगे कि सर बोथ पिंड आर आइसोलेटेड सो बोथ आर न्यूट्रल, दोनों क्या होगा उदासीन होगा। अब हमने क्या किया, दोनों पिंड को एक दूसरे के साथ संपर्क में लाया और आपस में इन दोनों को ऐसे फ्रिक्शन घर्षण करा दिया गया, रगड़ दिया गया। तो रगड़ने के पश्चात इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब ये डिपेंड करता है इस बॉडी के नेचर पे, इसके कॉन्फ़िगरेशन पे कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा कि रिसीव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, कौन लेगा, ये एलिमेंट के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। तो जब इन दोनों को आपस में रगड़ दिया गया तो हमने देखा यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पिंड बी के पास चला गया। क्लियर है। और यहाँ हमने क्या कर दिया, दोनों के बीच घर्षण कर दिया हमने। तो घर्षण करने के पश्चात देखा गया कि पिंड ए और पिंड बी में किस प्रकार का बदलाव हुआ। तो ध्यान देंगे इससे 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 10 प्रोटॉन, यहाँ पर 10 था 2 इलेक्ट्रॉन आ गया 12 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। क्लियर है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि पिंड पर कौन सा आवेश है। तो ध्यान देंगे इस पिंड पर जो भी पिंड लेना हो, जिस पिंड पर जिस आवेश का संख्या अधिक हो वह पिंड उसी आवेश से आवेशित होता है। जैसे आपने देखा कि पिंड बी पर इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन का संख्या कम है, इसका मतलब यह पिंड ऋणावेशित है। कैसे ऋणावेशित है तो ध्यान देंगे यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश बराबर होता है परिमाण में, ध्यान देंगे, और प्रोटॉन का होता है 1.6 × 10⁻⁹, दोनों का परिमाण बराबर है। अंतर क्या है, ये माइनस है ये प्लस है। तो इसका अर्थ ये है कि सर 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर देता है। 10 प्रोटॉन इस 12 में से 10 इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने आप को समाप्त कर लेगा। तो इस पिंड पर कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा जिसको नेट चार्ज कहा जाता है। तो इस पिंड पर नेट चार्ज कुल आवेश कितना बचा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का। अब बताइए कि केवल 2 इलेक्ट्रॉन का बचेगा तो पिंड क्या होगा, तो पिंड ऋणावेशित होगा। क्लियर है, पिंड नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगा। अब इधर आते हैं, यह कौन सा आवेशित होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का संख्या कम है, प्रोटॉन का संख्या ज्यादा है, तो यह पिंड धनावेशित पिंड है, धनावेशित पिंड, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। कैसे, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन इस 10 प्रोटॉन में से 8 प्रोटॉन को लेकर अपने आप को समाप्त कर लेगा, तो इस पर 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचेगा और प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज होता है, तो ये पिंड धनावेशित। क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से इन पर क्या असर होगा, तो ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन आप कहीं जाते हैं तो अपना पूरा शरीर लेके जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब गया होगा तो अपना पूरा द्रव्यमान लेके गया होगा। अब आपसे पूछा जाए कि पिंड ए का भार ज्यादा है कि पिंड बी का भार ज्यादा है, तो आपने बोला कि सर यहाँ तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ गया, पहले से ज्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा तो अपना द्रव्यमान लेके आएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ये सारा चीज आगे बात होगा। तो ये बताइए कि ये तो अपना द्रव्यमान लेके जाएगा, तो लेकर जाएगा तो बी पिंड का द्रव्यमान बढ़ेगा और जहां से जिस स्थान से यह गया है उस पिंड का द्रव्यमान कम हो जाएगा। क्लियर है। तो एक एक करके बात करते हैं कि इन पर क्या असर होगा। तो आप बोलेंगे सर पिंड ए पर क्या असर होने वाला है, इसको देखा जाए। तो सबसे पहले पिंड ए को हम लोग डोनर बोलेंगे। डोनर मतलब
देने वाला, ठीक है, त्याग करने वाला, त्याग करने वाला, और डोनर जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होगा। क्लियर है? डोनर ऑलवेज पॉजिटिव, त्याग करने वाला। अब त्याग करने के पश्चात इसको लिखेंगे कैसे? तो ये ए पिंड है, कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है? 2 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर 2 प्लस। क्लियर है? ये बताइए इलेक्ट्रॉन तो 10 था 8 हो गया, तो जब पिंड धनावेशित होता है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ता है कि घटता है? तो आपने बोला सर 10 था 8 हो गया, तो ये घट गया ना। तो आपने बोला कि सर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में एरो डाउनवर्ड, मतलब ये कम का सिंबल होता है, ऊपर रहेगा तो ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगी? कमी होगी। और साथ ही साथ पिंड का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान भी क्या होगा? कम होगा। तो ये सारा चीज ध्यान देंगे। बहुत सारा वर्ड जो होता है उसके लिए सिंबल यूज करते हैं, बार बार ज्यादा कम नहीं लिखेंगे। एरो डाउनवर्ड तो कमी होगा, एरो अपवर्ड तो वृद्धि होगा। तो आपने बोला कि सर पिंड ए पर क्या क्या इफेक्ट आया? तो सबसे पहले तो पिंड ए ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, ये डोनर होगा, इसको पॉजिटिव सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, धनावेशित पिंड है। लिखेंगे कैसे? तो जितने आवेश का त्याग करेगा ऊपर लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 2 प्लस, 3 जाता तो 3 प्लस, 4 जाता तो 4 प्लस। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगा? कमी होगा। तो याद रखेंगे धनावेशित पिंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो पूरा द्रव्यमान लेके जाता है, तो पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? पहले की अपेक्षा कम होता है। लिख लीजिए। अगर यही बात करेंगे पिंड बी के लिए, तो पिंड बी ये एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर प्राप्त करने वाला, क्लियर? यह ग्रहण करने वाला। इसको कैसे? तो जो भी लेता है वो कर्जदार होता है, तो उसका आदत रहता है हमेशा लेने का, वो हमेशा ऋणी होता है, वो निगेटिव चार्ज लेके। याद करने का एक तरीका है कि जो एक्सेप्टर होगा, जो लेने वाला होगा, हमेशा ऋणी होता है किसी का, तो ऋण आवेश आ गया। इसको लिखेंगे कैसे? तो B ये हमेशा ग्रहण करता है, कितना इलेक्ट्रॉन लिया है? तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो B 2 माइनस। और ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन लिया है किसी से, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब देखिए तीर ऊपर, इसका मतलब वृद्धि। आप भी सीख ले इस तरीके से कुछ सिंबल यूज करना, ठीक है? और पिंड का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान ये भी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ये इसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है, किसी से प्राप्त किया है। तो स्पष्ट है। अब देखिए बहुत सारा आवेश का यहाँ पर गुण हमको दिखाई दे रहा है। पहला गुण क्या है? तो पहला गुण ये है कि सर आवेश जब भी उत्पन्न होगा तो जोड़ा में उत्पन्न होगा। कभी भी कोई कहता है कि सिंगल आवेश उत्पन्न कीजिए, तो याद रखना है कि सिंगल चार्ज कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, सिंगल चार्ज को प्रोड्यूस्ड नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया, क्लियर है, तो जब ये देगा इसका अर्थ ये है कि कोई रिसीवर है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तभी ये दे रहा है। या आपने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए, इसका मतलब कि आपका कोई डोनर है, आपको कोई देने वाला है। क्लियर है? तो एक हमको रिजल्ट ये मिला कि सर आवेश जब भी उत्पन्न होता है तो परिमाण में समान और नेचर में विपरीत। क्लियर है? प्रकृति में विपरीत। देखिए अगर ये 2 प्लस है तो यहाँ पर 2 माइनस, लेकिन 1 प्लस होगा तो 1 माइनस होगा। कभी भी समान प्रकार का आवेश नहीं होता है। अगर कोई आपसे कहता है कि 2 प्लस और 3 प्लस प्रोड्यूस्ड हो गया, बिल्कुल गलत। 2 प्लस और 2 प्लस उत्पन्न कर लीजिए, ये भी गलत।
2 प्लस और 2 माइनस, ये सही। क्लियर है? तो याद ये रखना है कि जब भी आवेश उत्पन्न होते हैं तो परिमाण में समान, परिमाण मतलब संख्या होता है, दोनों का संख्या समान होगा, और नेचर जिसको प्रकृति कहते हैं एक दूसरे के विपरीत, एक प्लस तो दूसरा माइनस, ये इस प्रकार से कभी नहीं होगा, ऊपर वाला भी नहीं होगा। अगर कोई बोलता है कि 3 प्लस 2 माइनस, ये भी गलत है। क्लियर है? तो जब भी आवेश प्रोड्यूस्ड होगा तो 3 अगर प्लस है तो 3 माइनस, कारण कि आप डोनेट कब करेंगे, डोनर किसी को देगा कब, जब कोई लेने वाला रहता है। तो कोई पिंड कितना इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, कितना लेगा, जितना आप दीजिएगा जितना उसको मिलेगा। तो लेने वाला इलेक्ट्रॉन का संख्या और देने वाला इलेक्ट्रॉन का संख्या, देने वाला इलेक्ट्रॉन का संख्या और लेने वाला इलेक्ट्रॉन का संख्या दोनों आपस में बराबर होता है, और उनका जो नेचर होगा जस्ट रिवर्स होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, अगले क्लास में डिटेल से बात करेंगे। हाँ, आप बहुत सारे बच्चा लोग बोलते हैं सर वीडियो आप डालते हैं तो मालूम नहीं चलता है, तो बाबू इसके लिए सब्सक्राइब करना होता है। आप अगर सब्सक्राइब कर देते हैं तो जब भी डाला जाए, ये कोई टाइम टेबल सेट नहीं है कि कब डाला जाएगा, क्योंकि नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो जब अपलोड होगा आपके पास पहुंच जाएगा, आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मैसेज आ जाएगा कि हाँ आपके पास एक वीडियो पहुंच गया है या नेटवर्क पे अपलोड हो चुका है। क्लियर है? तो आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि सबसे पहले पूरे वीडियो को सही तरीके से देखेंगे, और इसके बाद रिपीट, आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सा पॉइंट लिखने वाला है उसको लिखेंगे। क्लियर है? जहां नहीं समझ में आया वहां वीडियो को धीरे धीरे देखें, समझ में बिल्कुल आएगा। और किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।